Hi dear students, this is Dr. Keshari Shukla and I am again with you on this literary platform to discuss another very important topic of English literature. Okay students हम लोग फिर से अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हैं अंग्रेजी साहित्य के एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करने के लिए। पिछले टर्न पे हम लोग स्टूडेंट्स शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को स्टार्ट किए थे, लेकिन केवल ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट करते करते लेक्चर ओवर हो गया था स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में केवल हम लोग ये समझ पाए थे कि ट्रेजेडी क्या होती है, विशेष करके जो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है ट्रेजेडी का। तो एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी का क्या कॉन्सेप्ट दिया है, क्या आइडियल्स, क्या पैरामीटर हैं ट्रेजेडी के, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी पिछले टर्न पे स्टूडेंट्स। आज अब जबकि हम लोग ट्रेजेडी समझ चुके हैं कि ट्रेजेडी होती क्या है, आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो ट्रेजेडी का एक महान प्ले राइट है अंग्रेजी का, राइट स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर में अगर सबसे बड़ा कोई नाम है ट्रेजेडी लिखने वाला, वैसे विलियम शेक्सपियर का नाम तो सारे साहित्यकारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैसे संस्कृत में एक सूक्ति है कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठति कालिदासा, तो उसी तरीके से अंग्रेजी में कनिष्ठिकाधिष्ठति विलियम शेक्सपियर। मीनी इफ यू वांट टू start the counting of great literary artists, great literature, the better for you to start from second, because first position, the first place is already reserved and that is reserved for William Shakespeare. इतना बड़ा नाम है, विशेष करके नाटकों के क्षेत्र में जो इन्होंने योगदान दिया है, महान ट्रेजेडीज लिखी हैं, महान कॉमेडीज़ लिखी हैं। लेकिन आज हम लोग इनकी ट्रेजेडीज़ के बारे में जानेंगे जो इन्होंने महान ट्रेजेडीज़ लिखी, विशेष करके जब जिक्र आता है हैमलेट का, जब जिक्र आता है मैकबेथ का, किंग लियर का, ओथेलो का, जब इनके इन महान ट्रेजेडी प्लेस का जिक्र आता है तो उनको हम आइडियल मान करके विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ को हम लोग डिफाइन करने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट मैंने एरिस्टोटल का तो आपको बता दिया कि क्या ज़रूरी है ट्रेजेडी के लिए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने जो ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, जो दुखांत नाटक, त्रासदी नाटक लिखे हैं, उनका क्या पैरामीटर है ट्रेजेडी का, वो अपनी ट्रेजेडीज में कौन सी चीज़ों को चाहते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज की क्या विशेषताएं हैं। जो एरिस्टोटल की ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो तो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी ट्रेजेडी लिखे वो सारे पैरामीटर्स पे खरे उतरने चाहिए जो एरिस्टोटल ने बताए हैं। लेकिन जब कोई राइटर लिखता है तो कहीं ना कहीं उसका अपना भी पैरामीटर होता है, वो किन चीज़ों को ज़्यादा विशेष रूप से महत्व देता है, क्या खास बातें होती हैं उसके नाटक की या उसके साहित्य की। तो स्टूडेंट्स आगे चल कर के हम विलियम शेक्सपियर के कॉमेडीज़ को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इन दिस लेक्चर I am going to discuss कि what are the salient features of Shakespearean tragedy. What are those features that are always highlighted in the tragic plays, in the tragedies of William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं, जो त्रासदी नाटक उन्होंने लिखे हैं, जो दुखांत नाटक लिखे हैं, उनकी क्या खास बातें होती हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोग ट्रेजेडी क्या होती है इसको समझ ही गए होंगे। एक दुखांत नाटक
दुखों से भरा हुआ नाटक जिसमें हीरो स्ट्रगल करता है, तमाम सारे जीवन के संघर्षों का सामना करना पड़ता है, गंभीर विषय वस्तु होती है और अंततोगत्वा हीरो की मृत्यु हो जाती है। पूरा नाटक तमाम सारी हत्याओं से, षड्यंत्रों से भरा हुआ होता है, राइट। तो ऐसे जो नाटक होते हैं उनको ट्रेजेडी कहा जाता है, उनको त्रासदी नाटक कहा जाता है। ज़्यादा उस पर डिस्कस करने की आई थिंक देयर इज़ नो नीड, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑन द लास्ट टर्न इट। पिछले टर्न पे हम लोगों ने काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है, विशेष करके एरिस्टोटल ने किस तरीके से अपनी बुक में जो कॉन्सेप्ट दिया है स्टूडेंट्स ट्रेजेडी का, वो विधिवत हम लोगों ने एक एक कह सकते हैं कि उस डेफिनेशन का डिसेक्शन कर डाले थे हम लोग। एक एक शब्द को हम लोगों ने एकदम मथ दिया था कि क्या रेलिवेंस है उन वर्ड्स का, क्यों उनको यूज़ किया गया है, क्यों एरिस्टोटल ने इम्फेसाइज किया है उस पर। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का जो कंसर्न होगा वो विलियम शेक्सपियर पर होगा कि शेक्सपियर ने जो 16वीं शताब्दी में एलिजाबेथन पीरियड में, राइट स्टूडेंट्स, जो एलिजाबेथन पीरियड में, जो कि गोल्डन इरा मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर की, उसमें जो महान त्रासदीज लिखे वो आगे चल कर के 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों को भी विलियम शेक्सपियर ने प्रभावित किया। जो महान नाटक, चाहे वो जूलियस सीजर लिखा हो, एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा लिखा हो, चाहे मैंने जिक्र किया महान 4 ट्रेजेडीज़ का, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ और हैमलेट की बात हो, तो क्या सैलिएंट फीचर्स रहे हैं, आज हम लोग स्टूडेंट्स उसको डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट, वन बाय वन आगे बढ़ना चाहिए। यस स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम लोगों ने बताया था आपसे कि विलियम शेक्सपियर, जो कि अपनी महान त्रासदीज के लिए जाना जाता है, पिछले टर्न से ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के जो फीचर्स हैं वो आ गए हैं। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर हम डेप्थ में जाएं, चाहे हैमलेट को पढ़ें, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, जो कि एक रिवेंज ट्रेजेडी है, बहुत ही खूबसूरत ट्रेजेडी है। उसमें जो किंग क्लॉडियस विलेन के रूप में है, हैमलेट हीरो के रूप में है, तो जो स्ट्रगल देखने के लिए मिलता है किंग क्लॉडियस और हैमलेट के बीच में, या जिस तरीके से हैमलेट अपनी माँ जेरट्रूड से नाराज होता है इस बात को लेकर के कि हमारे पिता की मृत्यु के बाद आपने मेरे चाचा से शादी कर ली। तमाम इस तरीके के जो स्ट्रगल हैं, हैमलेट का जो अफेयर ओफिलिया के साथ था वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओफिलिया का भाई हैमलेट के रक्त का प्यासा हो जाता है। जब उसको उसके डेप्थ में हम जाएंगे, किस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है हैमलेट को, अगर उसकी डेप्थ में स्टूडेंट्स हम जाएं, या फिर चाहे मैकबेथ की स्टडी करें हम लोग, मैकबेथ की लाइफ को देखें, किस तरीके से वो अपने जो ओवर एम्बिशन है उसकी, जो महत्वाकांक्षा है उसकी, किस तरीके से वो उस महत्वाकांक्षा के कारण अपने जीवन में तमाम सारी परेशानियों को स्वयं आमंत्रित कर लेता है, किस तरीके से उसकी लाइफ में उसकी वाइफ का रोल रहा है जो कि फोर्थ विच के रूप में आती है, किस तरीके से हैमलेट गलतियां कर देने के बाद किस तरीके से पछताता है और किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करता है। वो तो तमाम चीज़ें इस तरीके से, चाहे वो अगर आप जूलियस सीजर को देखें, उसकी जिद को देखें, या किंग लियर में किंग लियर की जो चापलूसी सुनने की जो सोच है, इस तरह की चीज़ों को जो विलियम शेक्सपियर के जो नाटक हैं, विशेष करके त्रासदी, अगर उनको डेप्थ में हम चले जाएं, उनकी गहराई में जाकर के अध्ययन करने का प्रयास करें, तो कुछ पॉइंट निकल करके आते हैं कि वे चीज़ें विलियम शेक्सपियर के हर त्रासदी नाटक में पाई जाएंगी। ओके, जैसे वन सेंट्रल फिगर,
जैसे हैमलेट की जो ट्रेजेडीज हैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कई हीरो आपको नजर आए, कई सारे कैरेक्टर्स का लेवल एक जैसा हो। यूं आप समझ सकते हैं कि सारे लोग पौधों की तरह नाटक में बिखरे हुए होंगे, तो उसका जो हीरो होता है वो वटवृक्ष की तरह खड़ा होता है, वो एकदम अलग ही केंद्र में होता है उस नाटक के। उसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता है, चाहे हीरोइक क्वालिटीज़ में या उसकी डायलॉग्स में या उसके एक्शन में, वो सेंट्रल फिगर होता है। तो शेक्सपियर ने जितने भी नाटक, और एक खास बात स्टूडेंट्स, अक्सर विलियम शेक्सपियर के जो नाटक हैं विशेष करके त्रासदी, तो उनको विलियम शेक्सपियर ने जो नाम दिया है वो अपने सेंट्रल फिगर के आधार पर ही नाम दे दिया है। जो उस नाटक का हीरो होगा, जो सेंट्रल फिगर होगा, जिसके इर्द गिर्द पूरा का पूरा प्लॉट जो है वो ड्रामे का, ट्रेजेडी का, दुखांत नाटक का, त्रासदी नाटक का चलेगा, वही उसका सेंट्रल फिगर होगा स्टूडेंट्स, राइट? वही हीरो होगा और उसी के नाम पर ही विलियम शेक्सपियर अपनी ट्रेजेडीज का नाम रखता है। जैसे सबसे महान नाटक इनका जो ट्रेजेडीज में माने जाते हैं चार, उनमें से जैसे हैमलेट है, तो हैमलेट प्ले का नाम है और साथ साथ वही उसका सेंट्रल फिगर भी है। ऐसा नहीं कि नाम दूसरा है और उसका नाटक का नाम दूसरा है और हीरो का नाम दूसरा, नहीं, जो हीरो है, जो सेंट्रल फिगर है, तो उसी के नाम पर उस ट्रेजेडी का नाम रख देते हैं विलियम शेक्सपियर। जैसे मैंने आपको हैमलेट की बात, मैकबेथ इसी तरीके से है, चूंकि मैकबेथ हीरो है ट्रेजेडी मैकबेथ का, इसलिए उसी के नाम पे ट्रेजेडी का नाम रख दिया गया मैकबेथ। इसी तरह से ओथेलो नामक ड्रामे का हीरो है। किंगलियर भी हीरो है, राइट? तो जो त्रासदीज लिखता है विलियम शेक्सपियर, उसका जो सेंट्रल फिगर होता है, एक निश्चित सेंट्रल फिगर होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी मूव करती है। बाकी सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो गौड़ होते हैं, मेन उसका जो हीरो है वही सेंट्रल फिगर होता है और उसी के नाम पर ही उस ट्रेजेडी का नाम भी रखा जाता है, राइट? इसके अलावा दूसरी जो खास बात स्टूडेंट्स है वो ये है कि जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को अगर आप गहराई से देखेंगे तो उसका जो हीरो होगा स्टूडेंट्स, वो हमेशा एक ग्रेट हीरो होगा। क्या होगा? ग्रेट हीरो होगा। ग्रेट से क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ग्रेट का मतलब ये है कि शेक्सपियर ने अपने त्रासदी नाटकों में कोई भी सड़क छाप आदमी, या पता लगा कि टैक्सी ड्राइवर है, या पता लगा कि जेब कतरा है, या पता लगा बैंक का क्लर्क है, या पता लगा कोई घोड़ा चलाने वाला है, ऐसे कैरेक्टर्स शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के हीरो नहीं होते हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में हीरो हमेशा एक बड़ा फिगर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं हैमलेट, उनका जो ट्रेजेडी है, तो हैमलेट में जो हैमलेट हीरो है वो डेनमार्क का राजकुमार है। ही इज अ प्रिंस ऑफ डेनमार्क, सन ऑफ किंग, माने वो बड़ा फिगर है। हु हैज अ नेशनल इम्पोर्टेंस, जिसका एक नेशनल इम्पोर्टेंस होता है, राइट? या फिर आप ये समझ सकते हैं कि मैकबेथ की अगर मैं बात करूं तो मैकबेथ सेना अध्यक्ष है, डंकन की सेना का, आर्मी का जनरल है, ये कह सकते हैं आप, तो भी कोई छोटा फिगर नहीं है। किंगलियर की बात करें तो किंगलियर स्वयं राजा है। इस तरीके से चाहे ओथेलो की बात करें, वो भी बड़ा फिगर। तो हमेशा जो हीरो मिलेगा आपको शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में, जूलियस सीजर की बात करें, रोम का राजा है वो, राइट? तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का जो हीरो होता है वो हमेशा कोई राजा, राजकुमार, वीर योद्धा, आर्मी का जनरल, इस तरीके से फिगर्स हमेशा विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटकों के हीरो बनाए हैं।
आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो अगली खास बात है, विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं उनका स्ट्रक्चर रोमांटिक होता है हमेशा। स्टूडेंट्स, ये जो रोमांटिक स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, इसका मतलब ये है कि इमेजिनेशन बेस्ड, कल्पना पर आधारित शेक्सपियर के नाटक हमेशा इस बात पे ध्यान देते हैं कि वो हमारी ऑडियंस को कैसा लगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो 16th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक उसने राज किया अंग्रेजी थिएटर्स में, चाहे वो एक्टर के रूप में हो और चाहे ट्रेजेडीज़ या अदर फॉर्म ऑफ ड्रामास को लिखने को लेकर उसका एक दबदबा रहा। और कहीं न कहीं विलियम शेक्सपियर के समय तक, बाद के वर्षों तक, जो थिएटर थे वो बड़े प्रोफेशनल हो चुके थे। वो बने कमाई का जरिया बन चुका था। जैसे आज के समय में फिल्म इंडस्ट्री प्रोफेशनल है, पैसा कमाने के लिए फिल्में बनाई जाती हैं, वैसे ही उस समय भी हो चुका था। तो ये विशेष रूप से ख्याल रखा जाता था कि क्या सही है क्या गलत है, मुद्दा ये नहीं है क्या चीज़ें हम दिखा रहे हैं रियली में वैसा होता है कि नहीं होता है। महत्वपूर्ण ये था कि ऐसी चीज़ें परोसिए आप ऑडियंस के सामने जो ऑडियंस को पसंद आए, जो ऑडियंस लाइक करे, राइट। तो स्टूडेंट्स, उस टाइम पे थोड़ा एडवेंचर्स में लोगों का इंटरेस्ट था, चूँकि मेडिवल एज से लोग निकल रहे थे, वही मध्यकाल से। इसलिए विलियम शेक्सपियर ने ऑडियंस की नब्ज को देखते हुए अपना जो स्ट्रक्चर बनाया, जो प्लॉट का कंस्ट्रक्शन करते थे विलियम शेक्सपियर अपने नाटकों में, वो बड़ा रोमांटिक स्ट्रक्चर बनाते थे। कैसा स्ट्रक्चर बनाते थे स्टूडेंट्स? रोमांटिक स्ट्रक्चर। रोमांटिक से मतलब है कि फुल ऑफ इमेजिनेशन। उसमें जो इवेंट दिखाए जाएंगे, उसमें जो घटनाएं घटेंगी, राइट, उसमें जो इंसिडेंट आपको दिखाई पड़ेंगे, उसमें जो संयोग दिखाई पड़ेगा आपको, उसमें जो देश दिखाई पड़ेगा, वो सब थोड़ा काल्पनिक टाइप के होते हैं, जिनका रियलिटी से बहुत लेना देना नहीं। हाँ, विलियम शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनकी सीन अलग है, वो तो रियलिटी के काफ़ी करीब होते हैं। लेकिन विशेष करके अगर मैं केवल ट्रेजेडीज़ की बात करूं, चाहे मैकबेथ की बात करूं, चाहे हैमलेट की बात करूं, चाहे ओथेलो की बात करूं, चाहे किंग लियर, किसी की भी बात करूं, उनमें जो प्रेजेंटेशन किया जाता है वो ऑडियंस की पसंद को ध्यान में रखते हुए इतना रोमांटिक किया जाता है, इतना फुल ऑफ इमेजिनेशन किया जाता है, चाहे उसके सीन्स की सेटिंग को लेकर के हो, चाहे एटमॉस्फियर को लेकर के हो, या उनके कैरेक्टर्स के डायलॉग्स, कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे तो उसका पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि बड़ी कल्पनापूर्ण ढंग से ही आप उसको समझ सकते हैं। जनरली जो चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं, बहुत सारे इम्पॉसिबल चीज़ें, उनको भी विलियम शेक्सपियर वहाँ करा देता है। उसका इनिशियल टारगेट है कि आपको वो प्ले पसंद आना चाहिए, बिकॉज विलियम शेक्सपियर वाज प्रोफेशनल राइटर, राइट, क्लियर। वो एक प्रोफेशनल राइटर था। उसका उद्देश्य होता है कि उसके नाटक चले, उसका थिएटर चले, उससे कमाई हो। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए वो हमेशा एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, जो स्ट्रक्चर बनाता है अपने प्लेस का, अपने विशेष करके ट्रेजेडीज़ का। तो वो मैंने आपको बता दिया कि फुल ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिक अप्रोच, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, फ्रेमवर्क होता है ट्रेजेडी का, वो रोमांटिक होता है, वो काल्पनिक होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा राइज एंड फॉल, विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, विशेष करके ट्रेजेडीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो ट्रेजेडीज़ में उत्थान और पतन, राइट स्टूडेंट्स, क्या दिखाया जाएगा आपको? उत्थान और पतन आपको दिखाया जाएगा।
आपको ये दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरीके से हीरो राइज करता है, सौभाग्यवश या बाई चांस, किस तरीके से उसका एक एक्सट्रीम लेवल का फिगर होता है, उसका इम्पोर्टेंस होता है, उसका रिस्पेक्ट होता है, उसका श्रेष्ठतम महत्व होता है, बड़ा महत्व होता है। लेकिन चाहे वो कमियों के कारण हो या बाई चांस हो या फेट इम्प्रेशन हो, लेकिन अंततोगत्वा वो पतन को प्राप्त होता है। तो कहीं न कहीं जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ हैं वो हीरो के उत्थान और पतन की कहानी को कहने वाले होते हैं। जैसे अगर आप मैकबेथ को ही पढ़ रहे हैं, मैकबेथ में आप देखेंगे कि शुरुआत में अपने पुत्र की तरह स्नेह करता है डंकन मैकबेथ को, राइट? अपने रिश्तेदार की तरह मानता है मैकबेथ को। मैकबेथ का इतना इम्पोर्टेंस है, इतना महत्व है कि इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता है डंकन। और यहाँ तक कि जब विजय प्राप्त करके मैकबेथ वापस आता है, राइट, तमाम सारे कॉर्डर पे विजय प्राप्त करके जब लौटता है तो डंकन उसका स्वागत करता है। और यही नहीं, उसके घर निमंत्रण जाता है। एक राजा होकर के सेना अध्यक्ष के घर वो पार्टी करने के लिए जाता है, वहाँ पे भोजन करने के लिए जाता है, वहाँ विश्राम करने के लिए जाता है, रात रुकने की व्यवस्था बनाता है। ये राइज है एक हीरो का। लेकिन साथ ही आगे जब बढ़ेंगे प्ले में तो आप देखेंगे किस तरीके से उसका पतन हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स? तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज जो होती हैं वो उत्थान और पतन की कहानियाँ सुनाती हैं। उसका जो प्लॉट है वो राइज एंड फॉल को डिस्क्राइब करता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अभी तक जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के लेवल पे बता रहा हूँ, राइट? हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट अलग से भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं कॉन्सेप्ट के लेवल पे बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको देखने के लिए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में मिलेंगी। इसके अलावा मेनी विक्टिम्स का मतलब है कि इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज ओनली विलन आर ओनली हीरो, ओनली दीज टू फिगर्स आर नॉट द विक्टिम ऑफ ट्रेजेडी। त्रासदी के विक्टिम, त्रासदी के जो शिकार हैं वो केवल एक या दो लोग नहीं होते हैं। केवल हीरो ही नहीं होता है या विलेन ही नहीं होता है जो त्रासदी का शिकार होता है, राइट? बल्कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की खास बात है कि उसमें बहुत सारे विक्टिम्स होते हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में आप देखेंगे कि केवल एक ही व्यक्ति का मर्डर नहीं होता है, केवल एक ही व्यक्ति नहीं मरता है। त्रासदी का शिकार कोई एक ही व्यक्ति नहीं होता है। इसमें अंत तक सबके सब मर जाते हैं, बहुत लोग मरते हैं। ये जान लीजिए कि जितने भी, आपको एक गेस बता दे रहा हूँ, एक आपको क्लू बता दे रहा हूँ, बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स आप मान सकते हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ को अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं या थिएटर में देखना शुरू करते हैं, याद रखिए जितने भी बड़े कैरेक्टर्स दिखाई पड़े आपको, जितने भी डोमिनेटिंग फिगर्स आपको दिखाई पड़े, उस ट्रेजेडी में बड़ा रोल प्ले करते हुए दिखाई पड़े, ये निश्चित जान लीजिए कि ये सब अंत में मरेंगे।
कोई बचेगा नहीं। यहाँ तक कि हीरो स्वयं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में हमेशा मर जाता है। ये खास बात है विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज की। और न केवल हीरो बल्कि उसके साथ साथ तमाम सारे विलेन कंपनी के लोग, तमाम सारे हीरो की साइड के लोग, इतने लोगों का मर्डर होता है, इतने लोगों की किलिंग होती है ऑन द स्टेज कि इट क्रिएट ए फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर, जिसका जिक्र मैंने किया था। उसको देख करके आपके अंदर दया का भाव और भय का भाव भर जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कैथारसिस के बारे में, जब हम लोग एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट्स, आपको एक विक्टिम नहीं, त्रासदी का शिकार कोई एक व्यक्ति नहीं, तमाम सारे लोग उसमें मिलेंगे, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स, जो एक खास बात है, जो अपने आप में एक स्ट्रेंज थिंग है, वो है शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में आपको अपलिफ्टिंग इफेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? अपलिफ्टिंग इफेक्ट। ये अपलिफ्टिंग इफेक्ट क्या होता है? मीन्स जो इंस्पिरेशन मिलती है वो अपलिफ्ट करने वाली इंस्पिरेशन मिलती है, राइट। अपलिफ्ट करने वाली इंस्पिरेशन से मतलब ये है कि उससे आप डिप्रेस नहीं होते हैं, बल्कि उससे आपको और इंस्पिरेशन मिलता है। जबकि सामान्यतः क्या होता है कि आप देखेंगे अगर शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में, तो हीरो अंत में मर जाता है। माने जो सच्चाई के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है, उसी की मृत्यु हो जाती है, वही मौत को प्राप्त हो जाता है। तो कहीं न कहीं इसका मतलब हो गया कि सत्य मर गया, सत्य पराजित हो गया। जब सत्य पराजित हो जाएगा तो कहीं न कहीं आपके अंदर, कहीं न कहीं मन में आपके डाउनफॉल जरूर आएगा। आप फील फॉल करेंगे अपने अंदर, फाल की फीलिंग आएगी आपको लगेगा कि यार बहुत नुकसान हो गया, बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो गई। अब क्या होगा? क्योंकि हीरो ही मर गया जो लड़ रहा था। लेकिन विलियम शेक्सपियर की त्रासदी में एक खास बात आपको देखने के लिए मिलेगी कि विलियम शेक्सपियर अपने हीरो के कैरेक्टर को इस तरीके से फ्रेम करता है कि आपको उसके प्रति इतनी सहानुभूति होती है कि उसके द्वारा किए गए कार्य और अंततोगत्वा उन कार्यों के लिए जो यूं कह सकते हैं कि वो बलिदान हो जाता है, वो मृत्यु को नहीं प्राप्त होता बल्कि उसकी कुर्बानी होती है। तो कहीं न कहीं इस तरीके का जो फील आता है ऑडियंस के अंदर, या जो प्लेस को पढ़ने वाले लोग हैं उनके अंदर जो ये फील आता है स्टूडेंट्स, इसी फील को अपलिफ्टिंग इफेक्ट कहते हैं। माने अपने आप को व्यक्ति और उच्चता की ओर महसूस करता है, और आगे बढ़ा हुआ महसूस करता है, एक सकारात्मक सोच उसके अंदर आती है। ऐसा नहीं कि हीरो ही मर जाए तो डिप्रेस हो जाए, वो ऐसा नहीं है। उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो फील करता है स्टूडेंट्स कि हीरो डाइड बट फॉर गुड। हीरो ने अपने प्राणों की बलिदान सच्चाई के लिए किया है। स्टूडेंट्स, इट मीन्स कि although hero dies in the tragedy, even then his death inspires us. We feel good for the hero. यद्यपि मृत्यु हो जाती है ट्रेजेडीज में हीरो की, लेकिन बावजूद इसके हमको ये फील आता है कि कहीं न कहीं वो सत्य की जीत के लिए बलिदान हो गया। उसकी मृत्यु का फील नहीं आता, बल्कि ये फील आता है कि उसने बलिदान दिया है। तो उससे एक हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, काइंड ऑफ अपलिफ्टमेंट वी फील इन आवर हार्ट।
तो ऑडियंस के अंदर एक प्रकार का अपलिफ्टमेंट आता है, वो अपलिफ्ट अपने आप को फील करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये चीज़ें आपके अच्छे से समझ आई होंगी। क्लियर? इसके बाद हम लोग वन बाय वन विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडीज़ की जो कॉन्सेप्ट के अलावा जो एक ग्राउंड लेवल पे जो खास बातें होती हैं, जो जो फील करने के अलावा उसको आप उनके स्ट्रक्चर में देखते हैं, उन चीज़ों को आपको पढ़ाने का मैं प्रयास करता हूँ आगे स्टूडेंट्स। ओके।